एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे परसेंटेज और मोलैरिटी, तो आज हम लोग कवर करेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद मोलैरिटी। तो मैं आपको मोलैरिटी से ही आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन सिखाऊंगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग मोलैरिटी में क्या सीखे थे। मोलैरिटी बराबर था मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ठीक है, और सॉल्यूशन किसमें था, ml में। तो ये था मोलैरिटी। अब यहां से हम बनाने वाले हैं, इस फॉर्मूले से बनाएंगे मोलैरिटी, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पार्ट है मोलैरिटी। तो आप देखेंगे कि मोलैरिटी में जो आपका ऊपर वाला टर्म है यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये 1000 फैक्टर है, ये क्या है, कॉमन है। जस्ट जो चेंज हो रहा है हमको वही फोकस करना है। तो मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना होके वहां पे क्या लेते हैं हम, मास ऑफ सॉल्वेंट। बस इतना सा डिफरेंस है, यानी कि वॉल्यूम की जगह हम मास ले लेंगे और सॉल्यूशन की जगह क्या लेंगे, सॉल्वेंट। बाकी फॉर्मूला एज इट इज। यानी यहां पे अगर आप देखें तो ये बन जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू 1000। अब चूंकि ये वॉल्यूम था तो ml और लीटर में था, अब ये मास है तो ये किलोग्राम और ग्राम में रहेगा। 1000 लग चुका है तो ये किस में रहेगा, ग्राम। तो ये फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी का। तो आप जब देखेंगे कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में है, ठीक है, तब तो बन जाएगी मोलैरिटी। लेकिन अगर कोई ये बोले मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ मास ऑफ सॉल्वेंट आइदर इन ग्राम और किलोग्राम, तब वो मोलैरिटी ना होगी, क्या हो जाएगी, मोलैरिटी। और बाकी न्यूमेरिकल एज इट इज। तो बहुत डिफरेंस नहीं है मोलैरिटी और मोलैरिटी में। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है तो वो मोलैरिटी होगा, और कहीं वॉल्यूम आ रहा है तो वो मोलैरिटी होगा। तो अब हम देखते हैं नॉर्मेलिटी। यहाँ क्योंकि मोल हम पढ़ा चुके हैं आपको मोलैरिटी में, वही मोल यहाँ पे किया जाएगा आपका मोलैरिटी में। तो नेक्स्ट फोर्थ वन इज नॉर्मेलिटी। फोर्थ वन नॉर्मेलिटी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मोलैरिटी से ही मोलैरिटी सिखा दूंगा और मोलैरिटी से ही आपको नॉर्मेलिटी सिखा दूंगा। तो अभी आपने देखा कि प्रीवियस मोलैरिटी में ऊपर का टर्म और ये कांस्टेंट सेम था। अब इसका उल्टा नॉर्मेलिटी में नीचे का टर्म और ये कांस्टेंट जो फैक्टर है ये सेम होगा। अब क्या चेंज होगा, ऊपर वाला टर्म। तो नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ml में इनटू 1000। तो ये तो कॉमन था, जस्ट चेंज क्या हुआ ये। तो यहां पे हम लोग सॉल्यूट के मोल्स की बात कर रहे थे और नॉर्मेलिटी में हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं। क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहां मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या आ जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। तो आप क्या बोलेंगे, डेफिनेशन एक बार आइए रिकॉल कर लेते हैं मोलैरिटी की। तो हमने बोला था मोलैरिटी is defined as the number of moles of solute present in a volume of solution 1 liter or 1000 ml। इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, इसको देखिए आप। तो क्या बन जाएगा, नॉर्मेलिटी is defined as the number of gram equivalent of solute present in a volume of solution in 1 liter or 1000 ml। ठीक है, तो जस्ट डिफरेंस जो आया है वो आया मोल के बीच में और ग्राम इक्विवेलेंट के बीच में। तो हम लोग अगर ये देख लें कि मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन है, तो हम समझ सकते हैं कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट के बीच में रिलेशन। तो मोल बराबर हमने क्या देखा, अभी प्रीवियसली हमने देखा है, दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ऐसे ही आपका ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा,
ग्राम इक्विवेलेंट दैट इज आल्सो इक्वल टू गिवन मास। ठीक है, अब नीचे मॉलिक्यूलर मास नाम की क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो अगर आपको मोल और ग्राम इक्विवेलेंट के बीच में डिफरेंस समझना है तो ये गिवन मास तो कॉमन ही हो गया, तो क्या डिफरेंस समझना है, मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास में क्या अंतर होता है। अगर ये आपको समझ आ गया तो ये दोनों चीज क्लियर हो जाएगी। तो अब हमको देखना होगा मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास में क्या रिलेशन है। तो इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन। ये रिलेशन होता है इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास में। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना हमने आपको सिखाया था, जैसे वाटर में और CO2 में, ऐसे हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास तो निकाल सकते हैं। और नीचे एन क्या है, एन इज अ फैक्टर। ठीक है, अगर हम एसिड बेस की बात करें तो एसिड में कितने H+ आयन दे सकता है कोई भी एसिड, वो उसका फैक्टर हो जाएगा। सपोज करिए HCl, जैसे देखें यहाँ पे HCl और यहाँ पे हमने देखा H2S। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू 1 होगी क्योंकि ये कंपाउंड एक प्रोटॉन दे सकता है, लेकिन इस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो कंपाउंड है कितने प्रोटॉन दे सकता है, 2 प्रोटॉन। सिमिलरली अगर बेस की बात करें NaOH, तो ये बेस कितना OH दे सकता है, 1। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें MgOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, और अगर हमने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये n क्या होगा, फैक्टर है जो चेंज होता रहेगा। एसिड के केस में कितना वो प्रोटॉन दे सकता है और बेस के केस में वो कितना OH- आयन दे सकता है। तो यहां से हम निकाल लेंगे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आप कहेंगे सर की इक्विवेलेंट मास निकालना सिखा दीजिए या मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट मास में क्या डिफरेंस है, तो आइए देख लेते हैं। सपोज करिए H2SO4 का आपको निकालना है, H2SO4 का आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अभी सिखाया मैंने आपको। 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 1 प्लस कितना सल्फर है, 1, तो लिखेंगे 1। 1 का कितना होता है, 32। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं, सल्फर 16 है 32, मास कितना हो गया 32 प्लस 4। ऑक्सीजन कैसे लिखते थे, O8 16, मास कितना हो गया 16, यानी कि 4 × 16। अब जोड़ लीजिए, 2 प्लस ये हो गया 32 प्लस 64। ठीक है, आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 98 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 98 ग्राम। यहां वैल्यू पुट कर दीजिए 98। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 98। आपको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट मास। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, डिवाइडेड बाई n। H2SO4 में n कितना होगा, अभी आपको बताया। H2SO4 में n कितना होगा, 2, क्योंकि कितने प्रोटॉन दे सकता है, 2। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। इक्विवेलेंट मास कितना जाएगा, 49 ग्राम। कितना जाएगा, 49 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपकी n की वैल्यू 1 हो जाए, जैसे यहाँ, ठीक है, किस केस में, चाहे वो HCl का केस हो या NaOH का केस हो, दोनों केस में n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और n की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास के। यानी इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास क्या हो गए, बराबर हो गए। जब इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास बराबर हो गए तो नॉर्मलिटी भी किसके बराबर हो जाएगी, मोलैरिटी की। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड हो जो आपका मोनो एसिडिक हो या मोनो बेसिक हो, उस केस में क्या होता है, जो नॉर्मलिटी होती है वो मोलैरिटी के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू क्या होती है, 1। और जब n 1 होगा तो मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास के बराबर। तो अब देखते हैं हम लोग लास्ट कंसंट्रेशन, दैट इज मोल फ्रैक्शन। इसको देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन, अब देखिए इसमें कंसंट्रेशन में ही जुड़ा हुआ है एक टर्म जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, और मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, यानी कि बटे में। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, रेशियो में या प्रोपोर्शन में, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग,
तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टर्म लेके चले या ए बी का टर्म लेके चले, सपोज करिए ए बी का टर्म ले लेते हैं, इजी है। एक कोई सोल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है। तो ए और बी का क्या करना है, आपको निकालना है, सबसे पहले मोल निकालना है, ठीक है। तो मोल ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए ये हो जाएगा मास ऑफ, क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। ऐसे मास इसका मोल निकालेंगे, मोल ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। तो दोनों हम मोल ए और बी निकाल लेंगे। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन। तो दोनों मोल निकला है, मोल ऑफ ए निकला है, मोल ऑफ बी निकला है। अब हमें लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो कैसे लिखेंगे, जिसका फ्रैक्शन लेना है वो ऊपर रहेगा और नीचे डिवाइड में क्या रहेगा, टोटल मोल। तो टोटल मोल कितना है, मोल ए प्लस मोल बी। मोल फ्रैक्शन ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली अगर एक्स बी निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये मोल फ्रैक्शन ए हो गया, ये मोल फ्रैक्शन बी हो गया। और जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, मोल ए प्लस मोल बी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होकर ये आ जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 1। ये टर्म आ जाएगा। क्या करना है, जस्ट आप इन दोनों में से इसका डिनोमिनेटर कॉमन है तो इसको आप कॉमन ले लेंगे और मोल ए प्लस मोल बी जोड़ देंगे। तो आप देख रहे हैं ये कॉमन में भी मोल ए प्लस मोल बी है और ऊपर जोड़ने में भी क्या रहा है, मोल ए प्लस मोल बी। तो दोनों कैंसिल आउट होकर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो ये है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन देखा जाए तो यही खत्म हो गया। दिस इज फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो कभी भी फ्रैक्शन को जब हम जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 1, ठीक है। फ्रैक्शन हमेशा जुड़ के क्या हो जाएगा, कंप्लीट 1। तो ये था आपका फ्रैक्शन। इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको वेट दिया होगा तो आप पहले मोल निकाल लेंगे। मोल निकालने के बाद क्या होगा, जिसका फ्रैक्शन पूछा जा रहा है वो वैल्यू ऊपर रखेंगे और टोटल मोल नीचे रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया मोल फ्रैक्शन। तो आपने क्या क्या कंसंट्रेशन देख लिया। आपने सबसे पहले कंसंट्रेशन देखा परसेंटेज। परसेंटेज में आपने क्या देखा कि जो भी आप सॉल्यूट की बात कर रहे हैं उसका मास ऊपर होगा और सॉल्यूशन का मास नीचे होगा और इनटू क्या कर लेंगे 100। अगर वेट बाय वॉल्यूम होगा तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर होगा, वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर होगा और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या करेंगे, अभी दोनों वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर होगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया परसेंटेज। सिर्फ परसेंटेज में इनटू 100 आ रहा, बाकी सब में आप 1000 ही देख रहे हैं। फिर मोलैरिटी की बात कर लें तो मोलैरिटी में क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू 1000। फिर आप आते हैं मोलैरिटी में। तो मैंने आपको बताया मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस सिर्फ ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह वहां क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, बाकी रेस्ट सेम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जहां मोलैरिटी में लिखा है आप उसको रब करके मास ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं। इन ग्राम होगा तो इनटू 1000। फिर नॉर्मलिटी में आइए। नॉर्मलिटी में क्या होता है, जहां आपने मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखा था मोलैरिटी में, वहां मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना बोल के हम बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और मोल्स में क्या डिफरेंस है वो भी हमने आपको यहां समझा दिया क्या डिफरेंस होता है। मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जबकि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है, तो इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n। n क्या है वो मैंने आपको बताया। एसिड के केस में क्या होगा कि कितना प्रोटॉन दे सकता है, बेस के केस में क्या होगा कितना OH माइनस आयन दे सकता है। और लास्ट फैक्टर है आपका, लास्ट कंसंट्रेशन है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, ये जस्ट एक फ्रैक्शन है, जिसके फ्रैक्शन की बात करेंगे वो ऊपर होगा। सपोज ए फ्रैक्शन की बात किया तो मोल्स ऑफ ए ऊपर होगा और डिवाइड में क्या होगा टोटल मोल। टोटल मोल मतलब ए प्लस बी। यही अगर 3 कंपोनेंट होते ए बी सी तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, तब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। उल्टा
अब पूछते कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताइए क्या होता है, तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऊपर रखते डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, और अगर सी का पूछा तो मोल ऑफ सी ऊपर रहेगा और नीचे क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों को अगर जोड़ दें तो फिर वही होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन होगा और ऊपर ए प्लस बी प्लस सी फिर से जुड़ जाएगा और दोनों फैक्टर कट के क्या हो जाएगा 1। तो उस केस में भी एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू 1। तो इस पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, कितने भी फ्रैक्शन हो जब आप फाइनली सारे फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो क्या आता है 1। तो ये हमने ऐसे कवर कर लिया मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल इसमें से 10 नंबर से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन यानी कि मेथड मींस तरीका एक्सप्रेस करने का, किसको एक्सप्रेस करने का, कंसंट्रेशन को। और कितने तरीके देखे आपने, 5 तरीके देख लीजिए, परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।